हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लेकर आया हूँ टाट सेकेंडरी 2018 फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर का पेपर, यानी कि जो 2018 का सेकेंडरी का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बहुत ही मजबूत वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप अपने दोस्तों के साथ जो फिजिकल एजुकेशन टाट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप मेरा ये चैनल शेयर कर सकते हैं, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा वीडियो का, चैनल का और कंटेंट का लाभ उठा पाए। तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो ये जो वीडियो होने वाली है आपकी होने वाली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। आज इसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जिससे आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं कि तैयारी कैसे चल रही है। यदि आप इसमें से ये 10 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और अच्छी करने की आपको जरूरत है। और यदि आप इसमें से 4 या 5 कर पा रहे तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे पास में आ रही है। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े उससे तो बेटर है कि ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको नए नए कंटेंट जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो लेकर आऊंगा। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है और कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। HIV ની ચેપ लाग्या बाद તેના લક્ષણો દેખાવાનો સમયગાળો કેટલો હોય છે। यानी कि जब HIV होता है, HIV का जो वायरस होता है, तो उसके लक्षण यानी कि जो पता चलता है कि कितने दिन में पता चलता है कि उसको HIV इन्फेक्शन हुआ है। तो इसका जो टाइमिंग होता है वो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसको क्या बोलता है। आफ्टर HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन के बाद हाउ लॉन्ग इट कैन टेक द सिम्टम्स टू अपीयर, कितने दिन बाद HIV का इन्फेक्शन दिखना पता चलता है, दिखना चालू होता है, यानी कि पता चलता है कि इसको HIV हो चुका है। तो उसका जो टाइमिंग होता है उसका होता है 6 मंथ टू 20 ईयर सुधी। यानी कि जो उसको जो सिम्टम्स आते हैं वो अर्ली 6 मंथ से लेके 20 ईयर्स तक आ सकते हैं। कहने का मतलब उसकी एज नहीं है, लेकिन उसका पीरियड है। सपोज करो कि किसी की एज 30 ईयर्स है, खुदा ना खास्ता उसको HIV इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका जो सिम्टम्स दिखेंगे वो अर्ली 6 मंथ टू 20 ईयर्स दिख सकते हैं। जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ टू 20 ईयर्स। यानी कि 6 મહિનાથી 20 મહિના સુધી, 6 मंथ टू 20 ईयर સુધી जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही मस्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने नीचे આપેલામાંથી वॉलीबॉलની मुख्य सीखવાની पद्धति કહે છે। यानी कि वॉलीबॉल को सीखने के लिए कौन से मेथड से सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट विच आर द मेन टीचिंग मेथड्स यूज इन वॉलीबॉल। यानी कि वॉलीबॉल सिखाने के लिए, यानी कि वॉलीबॉल सीखने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे जो मेन टीचिंग मेथड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कटर અને परिवर्तन पद्धति, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। परिणात्मक एंड प्रभावशाली पद्धति, क्वांटिटेटिव एंड इफेक्टिव मेथड्स, ये भी नहीं है। कसरत અને अभ्यास पद्धति, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, ये भी नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्ष एंड प्रोक्ष पद्धति, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पद्धति। आपको ये बताना चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर सबसे ज्यादा जो पद्धति चलती है, जो मेथड्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यही दो ऐसे मेथड्स है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। जो एग्जामिनर होता है उसको पता होता है कि कहाँ से आपको क्वेश्चन देने हैं और कैसे बच्चे इसमें फंस सकते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम इजी है, लेकिन आपको यदि पता होगा तो ही आप कर पाओगे, नहीं पता होगा तो कहाँ से कर पाओगे। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूँ और इन सभी क्वेश्चन में ना फंसूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लांबी कूदમાં टेक ऑफ बोर्ड અને રેતીના ખાડા વચ્ચે અંતર કેટલા મીટર હોવું જોઈએ। यानी कि जो टेक ऑफ बोर्ड है और सैंड पिट है उसके डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यानी कि व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द टेक ऑफ बोर्ड एंड सैंड पिट इन लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप के अंदर टेक ऑफ बोर्ड और पिट के बीच का, ये जो सैंड पिट है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यानी कि एंड टू एंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये आपका रनवे हो गया सपोज, और रनवे हो गया और ये आपका टेक ऑफ बोर्ड है, फिर उसके बाद ये आपका पिट हो गया, ये सैंड पिट,
ये सैंड पिट आपका हो गया, यानी कि रेतीला अखाड़ा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी कि कितना होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4.05 टू 4.9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। लॉन्ग जंप के अंदर 4.05 से लेके 4.09 फीट और टेक ऑफ का डिस्टेंस होता है, उसके बीच का डिस्टेंस। तो जो करेक्ट आंसर वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेवलिन माटेનું ભાલાનું વજન કેટલા હોય છે? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि वुमेन्स के लिए भाला का जो जेवलिन का वेट है वो कितना होता है और मेंस के लिए कितना होता है। अब अभी आप देखोगे व्हाट इज द वेट ऑफ द जेवलिन इन द एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के अंदर जो जेवलिन है, जो भाला है, भाले का वजन कितना होता है? तो यहाँ ऑप्शन, आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कौन कौन से? 500 ग्राम से 1 किलोग्राम, फिर 750 ग्राम से 1.5 किलोग्राम, फिर 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम। अभी मैं आपको यहाँ कुछ चीजें क्लियर कर दूं क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। तो नहीं है तो यहाँ पे हमको पता कैसे करना है और उसका आंसर कैसे देना है। तो जो मेन के लिए होता है, मेन के लिए जेवलिन का वेट होता है कितना? 800 ग्राम, सॉरी 800 ग्राम। और वुमेन के लिए होता है 600 ग्राम। तो 600 ग्राम। तो अभी आप यदि अंदाजा लगाए इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो सकता है, तो वो जो आंसर हो सकता है वो होता है 750 ग्राम से 1.5 किलोग्राम। ठीक है। और जो यदि परफेक्ट उसका आंसर है, परफेक्ट आंसर है ये वाला, मेन के लिए 800 ग्राम, वुमेन के लिए 600 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन यदि आपको लगाना है तो वो लगाना आपको बी ऑप्शन लगाना पड़ेगा, 750 ग्राम से 1.5 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे आप मोस्टली गलत करोगे, लेकिन हम लोगों को अंदाजा लगाना है क्योंकि ऑप्शन तो हमें टिक करना पड़ेगा और हमें उसका किलोग्राम, उसका वेट भी हमें पता करना पड़ेगा कि वेट कितना है। तो वेट मेन के लिए ये रहा, वुमेन के लिए ये रहा। ठीक है, था ना अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कबड्डी रमतમાં बोनस लाइन નો अर्थ શું છે, यानी कि व्हाट डज द बोनस लाइन मीन इन कबड्डी। कबड्डी के अंदर बोनस लाइन का क्या अर्थ होता है? तो बोनस लाइन होती क्या? आपने देखा होगा कि कबड्डी का ग्राउंड है, वन साइड ये कबड्डी का ग्राउंड है। कबड्डी के ग्राउंड में सबसे लास्ट में, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ये क्या है? बोनस लाइन और एंड लाइन। ठीक है, ये रही। और खिलाड़ी यहाँ पे खड़े होते हैं, खिलाड़ी यहाँ पे खड़े होते हैं। अब यहाँ पे रेडर आता है, रेडर आता है तो रेड करता है, ऐसे रेड करता है। यदि उसने एक पैर उठा के यहाँ एक पैर उसका इस लाइन के अंदर, जो अंदर वाली लाइन है उसको टच कर दिया और दूसरे वाली जो जो पैर है उसका अंदर गया लाइन के अंदर या लाइन पे और दूसरा पैर उसका हवा में हुआ, तो वो क्या करेगा? और यदि कोई उसको ना पकड़ पाया तो उसको क्या बोलते हैं? बोनस टच बोलते हैं। यानी कि बोनस टच बोलेंगे तो उसको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमतનાર માટે बोनस मेलवानी रेखा। तो ये क्या है? बोनस लाइन क्या है? जो रमतનાર है यानी कि जो रेडर है उसके लिए क्या है? बोनस मिलने की एक रेखा है, लाइन है। लाइन टू अर्न बोनस पॉइंट, बोनस पॉइंट को अर्न करने की एक लाइन है। कैसे मैंने आपको बताया कि रेडर आएगा तो ये जो लाइन है यहाँ पे बोनस लाइन, उसको टच करेगा या फिर उसके अंदर पैर उसका जाना चाहिए, लेकिन दूसरा जो पैर है उसका हवा में होना चाहिए। यदि उसने ऐसा किया और वो सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोनस पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लाइन टू अर्न बोनस पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बास्केटबॉलમાં બોલનું વજન કેટલું હોય છે? व्हाट इज द वेट ऑफ बास्केटबॉल? अब बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल के अंदर उसका वेट कितना होता है? बॉल का वेट कितना होता है? तो जो बॉल का वेट होता है वो बॉल का वेट होता है, सिंपल क्वेश्चन है, 600 ग्राम से 650 ग्राम। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अब ये इसमें एग्जैक्ट क्यों नहीं है? तो इसके अंदर अलग अलग नंबर की बॉल होती है, उनका साइज अलग अलग होता है तो उसका वेट भी अलग अलग है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 600 ग्राम से 650 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो इसके बारे में थोड़ा आपने देख लेते हैं। बास्केटबॉल की बात हुई है तो इसने किसना? विलियम जी मॉर्गन ने ये गेम निकाला था। कब निकाला था? 1895 में। 1895 में यूएसए के अंदर बास्केटबॉल सबसे पहले कौन लेकर आया? विलियम जी मॉर्गन, 1895। तो इससे जो एक ये यानी कि किसने इन्वेंशन किया बास्केटबॉल का, तो वो क्या? विलियम जी मॉर्गन ने। एक क्वेश्चन ये हो गया।
और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि विलियम जी मॉर्गन कौन थे। तो विलियम जी मॉर्गन बास्केटबॉल के जन्मदाता थे, यानी कि बास्केटबॉल गेम का इन्वेंशन किसने किया, तो वो क्या है, विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में यूएसए के अंदर। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। और चौथा क्वेश्चन क्या था कि बास्केटबॉल का वजन कितना होता है। तो यहाँ पे टोटल एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले, उसके आंसर आपको देखने को मिले। तो ये आपको देखना, यदि आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मिलती रहेगी रिलेटेड आपके एग्जाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बास्केटबॉल रमतમાં मुख्य कौशल्य क्या છે, यानी कि विच आर द मेन स्किल्स इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के अंदर बास्केटबॉल रमतમાં मुख्य कौशल क्या છે। तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग दिए हुए, ड्रिबलिंग एंड पकड़वी, फिर लेअप शॉट एंड पासिंग અને शूटिंग, ड्रिबल एंड गोलकीपिंग। अब मैं यहाँ को आपको यदि बता दूं कि इसमें ड्रिबलिंग भी आता है और इसमें कैचिंग, यानी कि इसके अंदर लेअप शॉट भी है, ये सब है, लेकिन इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा। जो करेक्ट आंसर होगा आप शायद देख चुके होंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पासिंग एंड शूटिंग। पासिंग एंड शूटिंग से ये गेम चलता है। तो इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है, फंडामेंटल स्किल्स जो होती है, कौन कौन सी होती है, पासिंग, ड्रिबलिंग, शूटिंग एंड रिबाउंडिंग। तो यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें दिए हुए हैं पासिंग एंड शूटिंग। तो जो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैंडबॉल रमतમાં मुख्य कौशल्य कयो છે। अब यहाँ पे बैक टू बैक आपको दो क्या मिलने, बैक टू बैक आपको 2 आंसर देखने को, क्वेश्चन देखने को मिले हैं। क्वेश्चन देखने को मिले तो उसके अंदर इनकी स्किल्स पूछी गई है। इससे पहले आपका पूछा गया कि बास्केटबॉल और अब है हैंडबॉल। तो दोनों की स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी होती है, और आपको गेम की तैयारी भी अपने साथ अच्छे से करनी है। ठीक है, तो जो इसके अंदर हैंडबॉल रमतમાં मुख्य कौशल्य, यानी कि विच आर द मेन स्किल्स इन हैंडबॉल। तो हैंडबॉल के अंदर कौन कौन सी स्किल्स मेन होती है। तो इसके अंदर जो होगी, वैसे तो 4 स्किल्स इसकी मेन होती है, पासिंग, कैचिंग, ड्रिबलिंग एंड शूटिंग, यानी कि पहले पास करता है, फिर खिलाड़ी कैच करता है, उसके बाद ड्रिबलिंग करके शूटिंग कर देता है। ये सिंपल है। अब यहाँ पे 4 स्किल्स यहाँ पे नहीं दी है, तो कौन कौन सी स्किल दी है, इसमें दी हुई है पासिंग एंड कैचिंग, यानी कि पासिंग करना और पकड़ना। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंडबॉल के बारे में था। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपको ग्राउंड देखने को मिलता है, ग्राउंड का मेजरमेंट क्या होता है, ग्राउंड का मेजरमेंट आपका क्या होता है, 40/20 का होता है। ओके, हैंडबॉल के अंदर जो 40/20 मीटर का, इसमें इसका ग्राउंड का मेजरमेंट होता है। तो साथ के साथ ये भी पढ़ के आप चलिए, तैयार करके चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल रमतમાં मैदानની લંબાઈ અને પહોળાઈ કેટલી હોય છે। व्हाट इज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ वॉलीबॉल कोर्ट। वॉलीबॉल कोर्ट के अंदर उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने मीटर की होती है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया, यदि ये पता नहीं हो तो आप उसको मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 18/9 मीटर होता है। सिंपल ग्राउंड होता है, इसका सिंपल ग्राउंड का मेजरमेंट है ये ऐसे आपका रेक्टेंगल शेप में, और यहाँ पे आपका ये अटैकिंग लाइन होती है 3 मीटर, और पीछे का ये होता है 6 मीटर ये 3 मीटर ये, तो ऐसे पूरा 18 मीटर और ये 9 मीटर होता है। ओके, तो सिंपल ग्राउंड है भाई। इसके बारे में डिटेल से हम लोग कभी दूसरी वीडियो में आपके सामने बनाएंगे, लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समितिની સ્થાપના કયા વર્ષે કરવામાં આવી હતી। इन विच ईयर्स वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC एस्टेब्लिश्ड। अब बात यहाँ पे हो रही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। मोस्टली जो हमारे जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वे इसमें गलती कर रहे हैं। IOC ये कॉमन है, IOC ये कॉमन है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें, यदि किसी को पता नहीं है, यदि फुल फॉर्म की पता नहीं है तो इंडियन ओलंपिक कमेटी, जो कब बनी थी 1927 में। 1927 में IOC यानी कि इंडियन ओलंपिक कमेटी बनी थी, और ये बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC की। तो ये कब बनी, अब ये कब बनी होगी, ये बनी थी जब आपका फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ, तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक हुआ 1896 में। तो उससे पहले ये ऑब्वियसली ये कमेटी बनी होगी, तो वो कब बनी 1894 में। और किसने बनी, पियरे डी कुबर्टिन यानी कि जो इंडियन जो मॉडर्न ओलंपिक के जन्मदाता थे, जिसने पहले एंसेंट ओलंपिक कब आया था, एंसेंट ओलंपिक कब था
776 BC के अंदर। ओके, उसके बाद ये बंद हो गए थे, ये बंद हो चुके थे। तो फिर से इसको चलाने के लिए, फिर से बनाने के लिए एक इन लोगों ने क्या किया, एक कमेटी का उद्घाटन किया, कमेटी बनाई जिसका नाम था IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब की गई? 1894 में। उसके बाद कमेटी तैयार हुई, कमेटी तैयार होने के बाद डिसाइड हुआ कि फिर से ओलंपिक कराने चाहिए। तो मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट कब हुए? 1896 में। और पुराने वाले कब थे, एंशिएंट कब थे? 776 BC के अंदर। तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक मॉडर्न ओलंपिक कब हुए? 1896 में। उसका गठन कब हुआ? आईओसी का गठन हुआ, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 1894 में। एंशिएंट ओलंपिक 776 BC। और उसके बाद जो इंडियन ओलंपिक कमेटी थी वो 1927 में। तो ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही यदि आप क्वेश्चन चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो आप देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपने मोस्टली दोस्तों के साथ आप शेयर करिए जो वो अपनी टाट या फिर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी की एग्जाम को लेकर सीरियस है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।